डियर स्टूडेंट, मैं हूं सागर। आप लोग आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आईसीएस क्लास पे स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 10.2 का कॉन्सेप्ट नंबर 3। इससे जस्ट पहले हम लोगों ने कॉन्सेप्ट का 2 वीडियो देखा था, पार्ट 1 और पार्ट 2 प्रश्नावली 10.2 का। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने कॉन्सेप्ट का कुल पढ़ा दिया 3 वीडियो। एक वीडियो मैंने पढ़ाया था प्रश्नावली 10.1 को पढ़ाने से पहले, तो उस वीडियो को और इसको लेकर के कॉन्सेप्ट के 3 वीडियो हो गए। तो अगर आपने 3 वीडियो को नहीं देखा है महाराज, तो पहले आप जाओ उन 3 वीडियो को देखो, क्योंकि इन तीनों वीडियो को देखने के बाद जो आप ये 3 और ये चौथा 4 कॉन्सेप्ट के वीडियो पढ़ेंगे, तो इन तीनों कॉन्सेप्ट की वीडियो देखने के बाद ये जो चौथा वाला कॉन्सेप्ट का वीडियो है ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और अगर आप इन चारों को अच्छी तरीके से समझ जाते हो तो आपके लिए वेक्टर मतलब पानी हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इन तीनों कॉन्सेप्ट के वीडियो को देखना चाहते हो तो देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट पे जा सकते हो। हमारे प्लेलिस्ट पर सदिश बीजगणित कक्षा 12 के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां पे उसके सारे वीडियो क्रम से अवेलेबल है, आप वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 10.2 का कॉन्सेप्ट नंबर 3। तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि स्थित सदिश क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत और पढ़ेंगे। फिर हम लोगों ने पीछे पढ़ा था रेखाखंड सदिश, तो वो भी पढ़ेंगे, लेकिन उसके बारे में थोड़ा बहुत और पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद मैंने बताया था आपको मैं पढ़ाऊंगा अंतःविभाजन और बाह्य विभाजन। तो बस इस वीडियो में सिर्फ हम लोग 4 चीज पढ़ेंगे और अच्छे से सभी चीजों को प्रूव करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाइए बात कर लेते हैं स्थित सदिश की। देखो, स्थित सदिश माने हम लोग जानते हैं, देखो अगर मैं कह दूं अच्छा स्थित सदिश क्या होता है, तो हम लोग जानते हैं सिंपली स्थित सदिश और रेखाखंड सदिश में थोड़ा सा फर्क है। रेखाखंड सदिश क्या होता है कि मान लो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इसका नाम है ये, इसका नाम है बी। तो किन्हीं भी 2 पॉइंट को मिलाने से एक वेक्टर बनता है, इसको बोल सकते हो ए बी वेक्टर। अगर इसका डायरेक्शन ए से लेके बी तक की ओर अगर ऐसे है तो इसको बोलेंगे ए बी वेक्टर, लेकिन डायरेक्शन अगर बी से ए की ओर है तो इसको बोलेंगे बी ए वेक्टर। तो एक है ए बी वेक्टर और एक क्या है, एक है बी ए वेक्टर। तो ये वेक्टर 2 हो गए। ठीक है, समझ पा रहे हो कि नहीं। और इसी को बोलते हैं रेखाखंड वेक्टर, यानी रेखाखंड सदिश। तो अगर इस रेखाखंड सदिश की परिमाण की बात करें तो यहां से लेके ये जो डिस्टेंस है ये परिमाण है। बाकी दिशा तो आप देख ही रहे हो, अगर ए बी लिखा हुआ है तो समझ जाओ दिशा ए से बी की ओर है, अगर बी ए लिखा हुआ है समझ जाओ दिशा क्या है, बी से ए की ओर है। लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसका मतलब दिशा इधर है, इसका मतलब दिशा इधर है। लेकिन अगर आप इसको बराबर करना चाह रहे हो तो क्या करोगे, किसी एक के पहले लगा दोगे माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। चलो ये छोड़ो, इसको बोलते हैं रेखाखंड सदिश। तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर कोई भी वेक्टर है एक बिंदु से स्टार्ट होकर के दूसरे बिंदु तक जाए, यानी जिसमें प्रारंभिक और अंतिम बिंदु हो, उसको बोलते हैं रेखाखंड सदिश। लेकिन ऐसा रेखाखंड सदिश, देखो रेखाखंड सदिश ही एक स्थित वेक्टर होता है। तो रेखाखंड सदिश में क्या होता है कि एक पॉइंट से स्टार्ट करता है, एक पॉइंट तक जाता है, एक पॉइंट से वो प्रारंभ होता है, सेकंड पॉइंट में वो एंड करता है। तो जिस पॉइंट से प्रारंभ करता है अगर वो पॉइंट मूल बिंदु हो, जिस पॉइंट से रेखाखंड वेक्टर स्टार्ट करता है अगर वो पॉइंट मूल बिंदु हो, तो उसी को बोलते हैं स्थित सदिश। यानी अगर ये ए ना होकर के अगर ये मूल बिंदु हो जाए तो इसको बोलते हैं क्या, स्थित सदिश। यहां पर स्थित सदिश क्या होगा, तो स्थित सदिश हो जाएगा ओ बी वेक्टर। आई होप आर यू गेटिंग माय पॉइंट। देखो अगर मैं कह दूं जो वेक्टर ये है उसकी स्थित सदिश क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा ओ ए वेक्टर। मैं कह दूं P की स्थित सदिश तो हो जाएगा ओ पी वेक्टर। इसका ये मतलब है ये O से स्टार्ट है और P तक गया हुआ है। ठीक है, अब यहां पे मैं आपको एक खास बात बताने वाला हूं। देखो अगर सवाल में या कहीं पर अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है, और पूछे स्थित सदिश बताओ, तो सिंपली बहुत आसानी से उसको हम फाइंड कर लेंगे। जैसे मान लो कोई एक बिंदु है निर्देशांक में है, अगर वो द्विविमीय में है तो द्विविमीय में है तो ऐसे रहेगा 3,1। ये पहला वाला x अक्ष है, दूसरा वाला क्या है, y अक्ष है। अगर वो 3 विमा में है तो ऐसे रहेगा 2, 4, 5, 7, मान लो ऐसे है। अगर वो 2 विमा में है तो ये पहला वाला x होगा, दूसरा वाला y होगा। अगर 3 विमा में है तो पहला वाला x, दूसरा वाला y, तीसरा वाला क्या होगा, z होगा। अब ये x अक्ष पर जो एकांक वेक्टर होता है वो होता है i कैप, y अक्ष पे होता है j कैप। तो इनको मिलाने यहां पर एक स्थित सदिश बनेगा। तो मान लेते हैं ये जो पॉइंट है वो पॉइंट ये है, तो
तो इसकी स्थिति सदिश क्या हो जाएगी, ओ ये वेक्टर हो जाएगी। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो कुछ नहीं, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आई कैप और प्लस ये एक इंटू जे कैप 1 जे कैप। ये हो गया बिंदु 1 जो 3 का 4 था, उसकी स्थिति सदिश हो गई ओ ए वेक्टर। ठीक है, अब ये एक पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है P और ये तीनों अक्षों में यानी 3 विमाओं में है, तो इस बिंदु का स्थिति सदिश क्या होगा, तो बहुत ही सिंपल, स्थिति सदिश हो जाएगा OP और क्या हो जाएगा, ये है 2, ये आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप, तो ये हो जाएगा 2 आई कैप और ये हो जाएगा 4 जे कैप और ये हो जाएगा 7 के कैप। समझ पा रहे हो कि नहीं। तो इस तरह अगर बिंदु दिया है तो वहां से हम स्थिति सदिश निकाल सकते हैं, और जब हमको स्थिति सदिश निकल जाएगा तो वहां से हम निकाल सकते हैं रेखाखंड सदिश। और कैसे निकालेंगे, तो इट इज वेरी 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 सिंपल। देखो मैंने आपको पीछे भी इसी बताया था कि अगर मैं कह देता हूं ए बी वेक्टर, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये जो बी है, बी इसकी स्थिति सदिश, तो बी का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, ओ बी वेक्टर। फिर इसकी स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, ओ ये वेक्टर, और बीच में क्या लग जाएगा, माइनस। समझ पा रहे हो। अगर मैं कह दूं पी क्यू एक रेखाखंड सदिश है, तो इसको स्थिति सदिशों में बांटो, तो पहले ओ क्यू की स्थिति सदिश तो क्या हो जाएगा, ओ क्यू वेक्टर माइनस पी की स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, ओ पी वेक्टर। अगर मैं कह दूं यस पी ये रेखाखंड वेक्टर है, लेकिन अगर इसको बदलना है स्थित वेक्टर में, तो पहले क्या करोगे, ओ पी वेक्टर फिर माइनस ये वाला जो है इसकी स्थिति सदिश। तो हमने क्या सीखा, देखो जो स्थिति सदिश होता है ना, वो एक बिंदु का होता है, किसी भी बिंदु का स्थिति सदिश हम निकाल सकते हैं। बस करना क्या, उसको मूल बिंदु से मिला दो, सिंपली क्या निकल जाएगा, उसकी स्थिति सदिश निकल जाएगी। जैसे ये सारे पॉइंट थे ना, तो इन सारे पॉइंट का हम लोग स्थिति सदिश आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक चीज हम लोगों ने सीखा कि स्थिति सदिश को फाइंड करने के लिए एक पॉइंट होनी चाहिए, पॉइंट से हम लोग निकाल सकते हैं स्थिति सदिश। समझ पा रहे हो कि नहीं। लेकिन अगर दो पॉइंट है और उनके बीच निकाला है रेखाखंड सदिश, तो उसको निकाल सकते हैं इस फार्मूले पर। देखो अगर मान लो सवाल में कहीं 2 पॉइंट दिया है, कह रहा है कि एक पॉइंट ये है जिसका निर्देशांक कुछ है, दूसरा पॉइंट बी है जिसका निर्देशांक कुछ है, तो इस निर्देशांक से ए की निकाल लेंगे स्थिति सदिश, इस निर्देशांक से निकाल लेंगे बी की स्थिति सदिश, और अगर रेखाखंड वेक्टर ए बी निकालना है तो ये लगा देंगे फार्मूला। OB की वैल्यू जो है यहां से निकाल सकते हो, OA की जो वैल्यू है यहां से निकाल सकते हो, घटा सकते हो। बाकी हम लोग जानते हैं दो वेक्टर को कैसे घटाया जाएगा, तो उसको घटा करके आप जो भी वैल्यू आएगी उसको आप आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, तो यहां पर यही फंडा था, मैं आपको यहां पर यही समझाना चाह रहा था। तो यहां पे हम लोगों ने सीखा स्थिति सदिश क्या होता है और रेखाखंड सदिश क्या होता है, इनको कैसे निकालते हैं। चलो ये तो पीछे की बात हो गई। अब हम लोग बात करेंगे मेन, जो हमको हमारा मेन चीज है। ठीक है, मतलब जो हमारा लास्ट बचा हुआ है उसके बारे में हमको पढ़ना है। तो क्या बचा हुआ है, तो बचा हुआ है अंतःविभाजन और बाह्य विभाजन। देखो जैसे हमने क्लास फर्स्ट ईयर में या क्लास 10th में भी आपने पढ़ के आया होगा कि अंतःविभाजन क्या होता है और ये बाह्य विभाजन क्या होता है। सरल रेखा का एक चैप्टर होता था द स्ट्रेट लाइन, उसमें क्या पढ़ते थे कि अंतःविभाजन का क्या फार्मूला होता है और बाह्य विभाजन का क्या फार्मूला होता है। तो पढ़ के आए थे कि अंतःविभाजन के बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला होता है m2 x1 बटा m1 x2 बटा m1 प्लस m2, और m2 y1 प्लस m1 y2 बटा m1 प्लस m2, ये होता है अंतःविभाजन का फार्मूला। और बाह्य विभाजन में क्या होता है, बस जहां पर प्लस होता है वहां पर माइनस कर दो, तो ये हो जाता है बाह्य विभाजन का फार्मूला। ठीक है, तो अगर सरल रेखा पढ़ते तो वहां पर मैं इस फार्मूले को प्रूव करता, लेकिन आप वेक्टर पढ़ रहे हो तो वेक्टर को भी आपको समझाऊंगा और वेक्टर का जो फार्मूला है उसको हम लोग प्रूव करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, अंतःविभाजन बाह्य विभाजन। चलो मान लो कि जब हम पढ़ रहे थे रेखा, तो हम लोगों ने ये नहीं पढ़ा कि अंतःविभाजन एक्चुअली में क्या होता है और बाह्य विभाजन एक्चुअली में क्या होता है। और मैं बता दूं ना, 75% बच्चे बस जान जाते हैं कि अंतःविभाजन का ये फार्मूला है और बाह्य विभाजन का ये फार्मूला है, बस उनको अच्छी तरीके से मालूम हो जाता है। ठीक है, और सवाल लगा देते हैं, मतलब सॉरी, अंतःविभाजन बाह्य विभाजन का फार्मूला मालूम हो जाता है, सवाल भी लगा लेते हैं। पर अगर उनसे कोई पूछे कि अंतःविभाजन एक्चुअली में क्या होता है, बाह्य विभाजन एक्चुअली में क्या होता है, तो उनको सही से मालूम नहीं है। ठीक है, तो पहले हम लोग सीखेंगे कि अंतःविभाजन और बाह्य विभाजन क्या है,
ठीक है, इनका जो फार्मूला होता है वो फार्मूला आता कैसे, उसको हम लोग प्रूव करेंगे और प्रूव करने के बाद फिर चलेंगे प्रश्नावली में। वैसे इस वीडियो में तो नहीं जा पाएंगे, इस वीडियो में सिर्फ फार्मूले को प्रूव करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन कौन से फार्मूले हैं। ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट वाला वीडियो होगा वो होगा प्रश्नावली 10.2 का वीडियो और उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ेंगे सारे क्वेश्चंस, और सारे क्वेश्चंस बता दूं आपको कि चुटकियों में सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो आइए चलते हैं फटाफट देखते हैं कि ये अंतःविभाजन क्या होता है और ये बाह्य विभाजन क्या होता है। तो देखो, अगर मैं बात करूं अंतःविभाजन, तो पहले अंतःविभाजन सीख लेते हैं। देखो, अगर मान लो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो ये पॉइंट मान लो इस पॉइंट का नाम ये है, इस पॉइंट का नाम क्या है, बी है। देखो यहां पर हमको जो सारा खेल खेलना है वो खेलना है सदिशों के बीच में। ठीक है, तो अगर हमारे पास दो पॉइंट है और वहां क्या होता था, वहां जो हम खेल खेलते थे वो खेलते थे निर्देशांकों के साथ, यहां पे खेलेंगे वेक्टरों के साथ। तो वहां पे निर्देशांक हुआ करते थे, यहां पे वेक्टर रहेंगे। निर्देशांक को वेक्टर बनाना हमको आता ही है, इसका मतलब जैसे हम निर्देशांकों के साथ खेलते थे वैसे ही वेक्टरों के साथ खेलेंगे। पर करना क्या है, अगर निर्देशांक दिया हुआ है तो उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे। और कैसे कन्वर्ट करेंगे तो हमको अच्छी तरीके से मालूम है, किसी बिंदु को कैसे बदलते हैं स्थित सदिश में। ठीक है, तो मैंने जो पीछे बताया आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो देखो यहां पर मान लेते हैं कोई दो बिंदु है, ये है बिंदु ये और ये क्या है, बिंदु बी। तो ये अगर बिंदु ये है, अगर इसका निर्देशांक दिया हुआ है तो आप लोग इस बिंदु का स्थित सदिश क्या होगा, इस बिंदु का स्थित सदिश क्या होगा वो आप आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, इसके बाद इनको मिला देते हैं, तो इनको मिलाने पे क्या मिलेगी, एक रेखा मिलेगी। सबसे पहले हमने क्या किया, ए और बी को मिला दिया। ठीक है, अब मिलाने के बाद अगर कोई पॉइंट इन ए बी के बीच में स्थित होगा तो उसको बोलेंगे अंतःविभाजन। लेकिन अगर कोई पॉइंट इन रेखा के बाहर स्थित हो, देखो ये ए और बी है, अगर कोई भी पॉइंट इनके बीच में कहीं पर स्थित है तो उसको बोलते हैं अंतःविभाजन। लेकिन अगर कोई पॉइंट इस रेखा के बाहर है, मतलब यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, या इधर है, इधर है, इधर है गई, तो उसको बोलते हैं बाह्य विभाजन। अब विभाजन का बिंदु से क्या लेना देना है, क्वेश्चन उठ रहा होगा कि भाई विभाजन हमको पढ़ना है तो बिंदु से क्या लेना देना है। देखो बिंदु ही तो उसको दो भागों में बांटेगा। जैसे मान लो ए और बी एक रेखा है और एक बिंदु ऐसा है जो ए और बी के बीच में स्थित है, इसका मान लो बिंदु क्यू पी नाम है। तो क्या कर रहा है ये बिंदु पी, क्या कर रहा है, ए बी को दो भागों में बांट रहा है। जो वो बिंदु पी है जो इसके बीच में स्थित है वो क्या कर रहा है, ए बी को दो भागों में बांट रहा है। एक भाग ये है और एक भाग ये है, तो इसी को बोलते हैं अंतःविभाजन। अगर बाहर हो तब भी वो बांटेगा। कैसे बांटेगा देख लो, मान लो ये बिंदु P यहां ना होकर के ये बिंदु जो P है वो मान लो यहां पर है, तो भी क्या कर रहा है, वो इस रेखा को दो भागों में बांट रहा है। कैसे बांट रहा है तो देखो, इसको ऐसे आप मिला सकते हो। ठीक है, देखो एक भाग तो यहां से लेकर के यहां तक हो गया और एक भाग यहां से लेकर के यहां तक हो गया। तो ये बिंदु दो भागों में बांट रहा है, एक ये भाग और ये भाग, मतलब एक इससे दूरी और एक बार इससे दूरी। तो इसको बोलते हैं बाह्य विभाजन, इसको बोलते हैं, और जो बीच में होता है उसको बोलते हैं अंतःविभाजन। सबसे पहले आइए देखते हैं कि जो अंतःविभाजन होता है, अंतःविभाजन का फॉर्मूला क्या होता है। तो आइए देखते हैं। जैसे मान लो इसके बीच में कोई पॉइंट है जिसका नाम है P। तो देखो हमको यहां पर P का निर्देशांक नहीं निकालना है। देखो है क्या, इसका निर्देशांक अगर आपको दिया है तो आप इसकी और इसकी निकालोगे स्थित सदिश। ठीक है, तो क्या करना है, इसका भी हमको निकालना है स्थित सदिश, और इसकी स्थित सदिश निकालने के लिए अगर इस बिंदु का निर्देशांक मालूम है तो हम निकाल सकते हैं इसका स्थित सदिश। देखो अगर हम चाहें तो सारा खेल निर्देशांकों के रूप में कर सकते हैं, लेकिन हमको बिल्कुल कोई भी खेल निर्देशांकों के रूप में नहीं करनी है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं वेक्टर। ठीक है, तो अंतःविभाजन हम लोगों ने सीखा ये क्या होता है। तो यहां पर दो बिंदु ए और बी दी है, इसके बीच एक बिंदु क्या है, P है, तो हमको निकालना है बिंदु P की स्थित सदिश क्या होगी। बिंदु जो P है उसकी स्थित सदिश का फार्मूला क्या होगा, और यही हमारा फार्मूला है, यही हमको प्रूव करना है। और जितने भी सवाल रहेंगे इसी पे लगेंगे। क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कहेगा दो बिंदु, एक ये है और एक बी है, इनके बीच एक बिंदु P है, तो बिंदु P की स्थित सदिश बताओ, जबकि ए और बी के निर्देशांक दिए हुए हैं।
या ए और बी की स्थित सदिशियां दी हुई है। तो देखो हम यहां पे हमको क्या क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है ए की स्थित सदिश यानी ओ ए दिया हुआ है, बी की स्थित सदिश यानी क्या दिया हुआ है, ओ बी दिया हुआ है। देखो अगर इसके हम स्थित सदिश की बात करें, इसके स्थित सदिश की बात करें, इसके स्थित सदिश की बात करें, तो बात क्या कर रहे हैं, सभी के स्थित सदिश की। और स्थित सदिश कब मिलता है, जब उसको मिलाते हैं मूल बिंदु से। पहला स्थित सदिश के लिए क्या होता है, पहला पॉइंट मूल बिंदु होना चाहिए। तो मूल बिंदु इधर कहीं है नहीं, तो मान लेते हैं एक पॉइंट यहां पर है जिसका नाम है मूल बिंदु, इसको ओ मान लेते हैं। तो क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं, मिल गया ना। अब ये जो मिलेगा ये हो गया ओ ए वेक्टर यानी ए की स्थित सदिश, और ये जो मिलेगा इसको बोलेंगे ओ बी वेक्टर यानी बिंदु बी की स्थित सदिश। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है पी की स्थित सदिश यानी निकालना है ओ पी, क्योंकि ए की स्थित सदिश ओ से ए की तरफ होगी। क्योंकि अगर मैं कहूं ए की स्थित सदिश क्या होगी, तो फॉर्मूला हो जाएगा ओ ए। ओ ए का मतलब जो पहला वाला बिंदु है वो क्या होगा, ओ होगा, और दिशा ओ से ए की तरफ होगी। दिशा देखो ओ से ए की तरफ है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ओ ए वेक्टर। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे ओ बी वेक्टर। क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे ओ पी वेक्टर। अब देखो ये क्या कर रहा है, जो बिंदु पी है इसका नाम क्या है, पी। देखो यहां पर जो ए बी रेखा है, ए बी रेखा के बीच में एक बिंदु पी है जो क्या कर रहा है, ए बी को दो भाग में बांट रहा है। तो ये कुछ ना कुछ भागों में, कुछ ना कुछ अनुपातों में बांट रहा होगा। क्यों, जैसे मान लो ये एक रेखा है जो है पूरा 20 है, तो यहां पर एक पॉइंट है जिसको 15 बना दे रहा है, इसको 5 बना दे रहा है। तो ये किस अनुपात में बांट रहा है, अगर अनुपात आपको निकालना है तो ये 15 अनुपात क्या लिखोगे, 5, और काटोगे तो आएगा 3 अनुपात 1। वैसे ये जो बिंदु P है वो ए बी को 2 अनुपातों में क्या कर रहा होगा, बांट रहा होगा। पर वो 2 अनुपात क्या है हमको मालूम नहीं है। तो मान लो 2 अनुपात क्या है, यम और यन है। जैसे वहां पे मान लेते हैं यम1 और यम2 है, तो ऐसे आप मान सकते हो यम1 और यम2 है। या तो आप चाहो एक को यम मान सकते हो, दूसरे को यन मान सकते हो। अब सिंपली मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, फिर प्रूव करेंगे। देखो सवाल में क्या दिया रहेगा, 2 पॉइंट, दोनों की स्थित सदिश ओ ए ओ बी का मान दिया रहेगा, और ये अनुपात दिया रहेगा यम1 यम2 का अनुपात दिया रहेगा, और क्या निकालना रहेगा, ओपी वेक्टर निकालना रहेगा। तो इस ओपी वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो फॉर्मूला होता है ओपी वेक्टर बराबर, देखो इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। तो इसका गुणा करोगे इसमें तो क्या आएगा, क्या आएगा, आएगा यम ओ बी वेक्टर, यम ओ बी वेक्टर। इसका गुणा इसमें यानी यन ओ ए वेक्टर। देखो और बटा, देखो क्या है, अंतः विभाजन कर रहा है ना, तो अंतः विभाजन में यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस। अगर ये बाह्य विभाजन करता तो वहां पे क्या हो जाता, जहां पर प्लस है वहां पे क्या हो जाता है, माइनस, क्योंकि बाह्य विभाजन में क्या होता है, माइनस हो जाता है। और बटा यम1 प्लस यम2 यानी क्या, ये प्लस ये, यानी यम प्लस यन, ये हो गया ये जो इसके बीच में बिंदु है उसके स्थित सदिश का फॉर्मूला। लेकिन अगर ये पी बिंदु बाहर कहीं होता, इट मींस ए बी को क्या करता, बाह्य विभाजित करता, तो इसी फॉर्मूले में क्या होता है, यहां पर माइनस हो जाता है और यहां पर प्लस हो जाता। समझ पा रहे हो कि नहीं, बिल्कुल। यहां पर यम क्या होगा, देखो जैसे मान लो यहां पर एक पॉइंट होता ना, तो ए से जो दूरी रहेगी, देखो यहां पर लिखा हुआ ओबी ना, ओबी लिखा हुआ मतलब ये लिखा हुआ है, तो समझ जाओ इसके जो बगल में है वो यम, वो इधर है, इधर है। ओ रहेगा तो जो इसके बगल में है वो वाला कहां रहेगा, इधर रहेगा। कभी भी आप इसका इसमें गुणा करके नहीं जोड़ोगे। अगर आप ऐसा कर दिए तो समझ जाओ पूरी तरीके से भाज गए हो, ठीक है। तो हमको ऐसा नहीं करना है, हमको क्या करना है, विपरीत गुणा करके उनको जोड़ देना है। और वही बाय वाले में क्या होता है कि इन्हीं के बीच जहां जहां प्लस है वो हो जाता है माइनस। अब आगे चलते हैं, प्रूव कर लेते हैं फटाफट फार्मूला। देखो कैसे प्रूव करेंगे, बहुत ध्यान से आप देखो। देखो आप ये देखो कि इसका और इसका जो अनुपात है वो क्या है, यम और यन है। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर देखो ध्यान से आप, इतना और इतना
इतना और इतना, देखो ये ए पी अपान पी बी कर सकते हो कि नहीं, जैसे ए पी अपान पी बी बराबर ए पी की जगह पे क्या करना है, यम लिख देना है, तो ये पी की जगह पे क्या लिख देना है, यम लिख देना है, बटा पी बी की जगह पे क्या लिख देना है, यन लिख देना है, तो यहां पे लिख दोगे क्या, यन। इसके बाद देखो यहां पर हम लोग वेक्टर भी लगा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब कुछ लोगों के मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर दिक्कत क्यों नहीं है, यहां पर आपने अभी तक परिमाण लिया था तो बात समझ में आ रही थी कि चलो ठीक है ये AP परिमाण है, ये BP परिमाण है, तो ये तो समझ में आ रहा था कि यहाँ पे परिमाण है तो यहाँ पे परिमाण लिया गया है और यहाँ पे भी क्या लिया गया है, परिमाण लिया गया है। इतनी बात तो हमको समझ में आ रही है। लेकिन क्वेश्चन इज दैट कि आपने यहाँ पे वेक्टर क्यों लगा दिया, तो मैं आपको बता दूं वेक्टर इसलिए लगा दिया क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। ये A से P है, ये क्या है, P से B है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। मान लो क्या डायरेक्शन पूरब है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, पूरब, और पूरब से पूरब क्या होगा, कट जाएगा। समझ पा रहे हो कि, तो बिल्कुल आपको समझ में आ रही होगी इतनी बात। चलो इसके बाद मैंने आपको बताया कि जब भी रेखाखंड सदिश दिया हो तो रेखाखंड सदिश से हम लोग निकालेंगे, क्या निकालेंगे, स्थित सदिश। कैसे निकालेंगे, जैसे अगर PQ लिखा है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये पहले इसकी स्थित सदिश OQ वेक्टर और माइनस P की तो क्या हो जाएगा, OP वेक्टर। वैसे ही निकालेंगे AP वेक्टर की स्थित सदिश तो क्या हो जाएगा, OP वेक्टर और माइनस OA वेक्टर और बटा PB वेक्टर की स्थित सदिश क्या हो जाएगी, OB वेक्टर और माइनस OP वेक्टर बराबर क्या है, यम बटा यन। इसके बाद क्या करेंगे, जो कि हमको निकालना है OP की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे हम लोग, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो आ जाओ, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा n और ये हो जाएगा OP वेक्टर और ये माइनस इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 1n और ये क्या हो जाएगा, OA वेक्टर बराबर इसका गुणा इस पूरे में करेंगे तो एक बार यम का गुणा इसमें होगा तो क्या आएगा, यम OB वेक्टर, फिर माइनस इसका इसमें करेंगे तो क्या आएगा, यम OP वेक्टर। ठीक है, इतना हो गया। करना क्या है, हमको निकालना OP की वैल्यू। तो अगर हमको निकालना है OP की वैल्यू तो क्या करेंगे, OP को एक साइड में कर लेंगे। तो आ जाओ, देखो ध्यान से, यहां पे क्या है, n और ये है OP वेक्टर। यहां पे देखो OP वेक्टर है, ले आओ इधर, तो ये माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस यम और ये हो जाएगा OP वेक्टर बराबर ये और ये चला जाएगा उधर तो ये क्या है, यम और ये है OB वेक्टर और ये जाएगा उधर तो यहां माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये हो गया n और ये हो गया OA वेक्टर। चलो इसके बाद देखो OP वेक्टर यहां भी है, OP वेक्टर यहां भी है। OP वेक्टर को आप ले सकते हो कॉमन और कॉमन लोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, n प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, यम और बराबर देखो यहां पर क्या है, इसको ऐसे ही रहने दो, क्या रहने दो, यम OB वेक्टर और प्लस OB वेक्टर और प्लस ये क्या है, n OA वेक्टर। इसके बाद OP की वैल्यू निकालनी है, OP को यहीं पे रहने दो तो OP वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या दिख रहा है, यम OB वेक्टर और प्लस ये क्या है, n OA वेक्टर और बटा नीचे क्या हो जाएगा, यम प्लस n। सिंपली कुछ नहीं हुआ, इसका गुणा इसमें हो गया m OB वेक्टर, तो देखो यहां पर m OB वेक्टर, फिर n का गुणा इसमें हो गया तो n OA वेक्टर, n OA वेक्टर बटा m प्लस n। तो मैंने आपको बताया था कि जब अंतर विभाजन करोगे तो ये फार्मूला आएगा, लेकिन जब आप बाह्य विभाजन करोगे तो जहां जहां पर प्लस है वहां पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जैसे मैंने इस फार्मूले को प्रूव किया है वैसे आप बाह्य विभाजन के फार्मूले को प्रूव कर सकते हो। लेकिन यहां पर मैं आपको एक चीज बता दूं, आपसे गलती क्या हो सकती है। देखो गलती यही हो सकती है कि यहां पर देखो मैंने पहले AP लिया है फिर PB लिया हुआ है। देखो AP बटा PB, पहले AP फिर PB, ऐसा इसलिए लिया है जिससे कि डायरेक्शन सेम है और कट जाए तो डायरेक्शन से कोई फर्क ना पड़े। अगर आप दो अलग अलग डायरेक्शन लोगे तो आप बाज जाओगे। अगर मैं यहीं पर AP
एपी और बीपी ले लिया होता तो बात जाता। इसलिए आपको क्या करना है, ध्यान में रखे रहना है कि आपका जो डायरेक्शन होना चाहिए वो सेम सेम होना चाहिए, जिससे कट जाएगा तो उसका कोई भी मतलब नहीं होगा। अब इसका डायरेक्शन मान लो पूरब होता, इसका पश्चिम होता, तो आप कैसे काट देते हो, तो दिक्कत हो जाती है ना। तो यहाँ पे दिशाएं हो जाती, इधर दिशा नहीं होती, तो बिल्कुल पूरी तरीके से आप गलत हो जाते हो, मतलब जो आप क्वेश्चन लगाते हो वो गलत हो जाता। ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने प्रश्नावली 10.2 को पढ़ने के लिए जितने भी कॉन्सेप्ट थे, सारे कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने अच्छी तरीके से देख लिया है। और मैं आपको बताता हूं कि अगर आपने हमारे कॉन्सेप्ट का पार्ट फर्स्ट माने कि एकदम पहले वाला फर्स्ट जो 1 घंटे का था, अगर वो वीडियो और इधर जो तीनों वीडियो मैंने पढ़ाया है प्रश्नावली 10.2 के कॉन्सेप्ट का, अगर इन तीनों वीडियो को और उसको देख लिया है तो प्रश्नावली 10.2 में आने वाले सारे क्वेश्चन आप एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से लगा सकते हो। ठीक है, तो बताओ ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताओ। और फिर मिलते हैं हम लोग प्रश्नावली 10.2 के साथ। और प्रश्नावली 10.2 का वीडियो आपको नीचे आपके, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो जो वीडियो आपके होम पेज पे आएगा वहां से आप देख लीजिएगा। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए आप लोग अपने पढ़ाई में खूब मेहनत करते रहो।